टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए। अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $1 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब आपके सवालों का जवाब तो देंगे ही, और कोहली साहब इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन में कुछ रहस्यमय बातें निकाल कर लाए हैं जो आपके हमारे लिए बड़े काम की है, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर आप कर रहे हैं मून लाइटिंग तो कैसे बनेगी इनकम टैक्स की देनदारी, प्रॉपर्टी बेचकर हुए कैपिटल गेन को बचाने के नायाब तरीके, और साथ ही दूर करेंगे GST की देनदारी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को लेकर चल रही उलझनें। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको शो के शुरुआत में मैंने कहा था कि एक रहस्यमय बातें निकाल कर लाए हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, जो इनका अपना रिसर्च है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा इनका अनुभव भी रहा है और अलग अलग ट्रिब्यूनल में जाते रहते हैं। और वो मामला है प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के। जो कैपिटल गेन आपका बनता है, हर कोई पूछता रहता है कैपिटल गेन कैसे बचाएं, कैसे वहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे तरीके जो आपको सीधे नज़रों से सेक्शन में, इनकम टैक्स के सेक्शन में, प्रावधान में दिखेगा नहीं, लेकिन वो बातें छुपी हुई हैं। तो कोहली साहब, वो रहस्यमयी बातें हैं क्या? जी हाँ लक्ष्मण, सबसे ज्यादा चर्चित सेक्शंस में से सेक्शन 54 है। और आप देखें, किसी भी हम एपिसोड को उठा के देख लें तो सबसे ज्यादा आने वाले जो सवाल होते हैं प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी निवेश से संबंधित होते हैं। बस वही ये रहस्य छुपे हुए हैं। और सेक्शन 54 हम सब जानते हैं, आप रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं और रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो उससे संबंधित आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जेम्पशन मिलती है। पर ऐसे लक्ष्मण, मैं 5 रहस्य निकाल के लाया हूं जो कि कोर्ट की रूलिंग्स के माध्यम से सामने आए हैं, सेक्शन में सीधे नहीं लिखे हुए हैं। और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य लक्ष्मण इसमें है कि जब आप नई प्रॉपर्टी लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो क्या वो प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए या आपके स्पाउस के नाम भी हो सकती है। बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अभी तक यही मान्यता थी कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसमें आपका नाम होना चाहिए। मैं भी यही मानता था कि अगर हमें कैपिटल गेन बचाना है तो प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जी नहीं, 2 रूलिंग्स ऐसी हैं, बल्कि और भी रूलिंग्स हैं, पर मैं 2 मुख्य रूलिंग लाया हूं। रविंद्र कुमार अरोड़ा दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग है, नटराजन साहब की मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग है। इन 2 रूलिंग्स के अनुसार लक्ष्मण, जिसने प्रॉपर्टी बेची उसने पूरा निवेश किया, परंतु अपनी धर्म पत्नी के नाम वो प्रॉपर्टीज ले ली, अपना नाम बीच में डलवाया ही नहीं। फिर भी कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पूरा का पूरा सेक्शन 54 का बेनिफिट उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने निवेश किया, क्योंकि लॉ की इंटेंशन है कि आपने निवेश करना है। लॉ की यह इंटेंशन नहीं कि आपके नाम वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। निवेश किया और वो बेनिफिट, ये जरूरी नहीं कि धर्म पत्नी जो है आप पर निर्भर हो या ना हो। जी नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपने निवेश आपने किया है, आपका पैसा गया है, बस सेक्शन 54 के लिए ये काफी है। और बहुत ही काम की बात है, अगर आप भी कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीका इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो ये जरूरी नहीं है, आप अपने स्पाउस के नाम पे ही प्रॉपर्टी
खरीद करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। एक मुद्दा कई बार हमारे दर्शक पूछते हैं कोहली साहब, वो होता है कि एसएससी के कई बार असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में कैसे कैपिटल गेन की देनदारी बनती है? तो इसमें रहस्य में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं क्या? जी हाँ, दो ऐसे मुद्दे मिले जो कि देहांत से संबंधित है जब एसएससी नहीं रहते इस दुनिया में। पहला तो ये था कि जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको पैसा जमा करना होता है, आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट बीच में आ जाती है, तो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रह जाता है, मतलब बीच में एसएससी का देहांत हो गया बदकिस्मती से और वो पैसा अनयूटिलाइज रह गया, तो उसमें जो उनका लीगल एयर है, जो उनका सर्वाइवर है, उसको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा जो मुद्दा निकल के आया जो कि डिमाइस से या देहांत से संबंधित था, वो ये था कि अगर एसएससी का देहांत हो जाता है और सेक्शन 54 का बेनिफिट अभी लेना रह जाता है, तो जो उसके लीगल एयर हैं वो उसका बेनिफिट बाद में बाकायदा ले सकते हैं, जबकि एसएससी नहीं है। और तीसरा इसी से संबंधित, देहांत से संबंधित नहीं है, पर इसी से है कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अच्छा, मतलब अगर आपने रिटर्न फाइल करी है ड्यू डेट के बाद 31 दिसंबर तक पेनल्टी देके, तो उस हालात में भी आप सेक्शन 54 का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद अब डेट निकल गई तो अब ये सेक्शन 54 ऐसा नहीं है। जी। अच्छा, एक और, चूंकि tax@moneycontrol.com पे आप लोग सवाल भेजते हैं, तो उसमें से कई सारे सवाल ऐसे आ रहे थे कि हमने घर जो लिया है वो दरअसल पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, टुकड़ों में खरीदिया, उसका एक पार्ट हमने खरीदा जैसा इस्तेमाल, जैसा उनकी ज़रूरत थी। तो उसमें कैपिटल गेन के नियम क्या कहते हैं? तो मुझे लगता है इस रहस्य में अगर छुपा हो तो बता दीजिए। जी हाँ, ये आज का 5वां रहस्य समझ लीजिए आप। 4 रहस्य तो मैंने बता दिए। बिल्कुल, अगर आप पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ले रहे हैं इंडिपेंडेंट हाउस की, मतलब आपने एक घर का, कई दफे ऐसा होता है कि 3 फ्लोर्स हैं, उसमें एक फ्लोर ले लिया, या एक फ्लोर का आपने आधा हिस्सा ले लिया, कुछ पोर्शन ले लिया, परंतु जो अमाउंट सेक्शन 54 में आपने निवेश करना था वो अमाउंट आपने पूरा निवेश कर दिया, तो भले ही वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो लक्ष्मण, ये 5 रहस्य हैं और मैं मानता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो सेक्शन 54 का लाभ लेते रहते हैं। इसको ध्यान में रखें और मैं उम्मीद करता हूं उनको बहुत सहायता मिलेगी इन 5 रहस्यों से। और हमारे टैक्स रूल ने आपको ये हवाला भी दिया है, किस ट्रिब्यूनल के किस फैसले के आधार पर ये रहस्य निकलकर सामने आया, आप उसका पूरा फायदा उठाएं और नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाएं, जो टैक्स रूल का मुख्य मकसद भी है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहली कॉलर है हमारे पास मुंबई से एलिया रिजवी जी। रिजवी जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी नमस्कार जी। एक्चुअली हमने हमारी प्रॉपर्टी थी पूना में, जो हमने बेच के हमने एक अपने नाम पे फ्लैट लिया था, बट जो हमने परचेज किया था तो हमने हमारे नाम पे और हमारी वाइफ के नाम पे जॉइंट नाम से लिया था। ठीक है। तो इनकम टैक्स ने हमको नोटिस भेज दी कि आपका जो परचेज प्राइस है वो आधा ही गिना जाएगा क्योंकि आपने अपनी वाइफ का नाम ऐड कर दिया है, जबकि हमारी वाइफ हाउस वाइफ है और उनका कोई फाइनेंशियल कुछ इंडिपेंडेंट स्टेटस है नहीं। तो अब इस केस में अब हम क्या करें, क्योंकि अब इनकम टैक्स के हाथ से नोटिस आ गई हमको। बिल्कुल। जी हाँ रिजवी साहब, देखिए अभी जो मैं रहस्य बता रहा था उसमें से मुझे लग रहा है अजीब इत्तेफाक है कि रिजवी साहब ठीक उसी मुद्दे पे आकर अटक गए। जी हाँ, आप अपील में जाएं या अगर ऑर्डर हो चुका है तो आप उन असेसिंग ऑफिसर साहब से कहें कि साहब ये रविंद्र कुमार अरोड़ा का दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, नटराजन साहब का मद्रास हाई कोर्ट का केस है, कि अगर आपने निवेश अपने पैसे से किया है तो सेक्शन 54 में भले ही आपकी वाइफ का नाम ऐड हो गया हो, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आधा उनके नाम नहीं जा सकता। यही नहीं है, मैंने तो जो रहस्य खोला वो तो यहां तक खोला कि आपने पूरा ही अगर अपनी श्रीमती जी के नाम ले लिया था तब भी आपको पूरा बेनिफिट रिजवी साहब मिलेगा। आप इन 2 रूलिंग्स का हवाला दीजिए और इसके आप अपील में जाना चाहते हैं अपील में जाइए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये केस आप जीत के आएंगे, और जब जीतेंगे लक्ष्मण हमें बड़ी खुशी होती है जब को बताते हैं कि टैक्स बच गया। अब बिल्कुल बताइएगा कि आप ये केस जीते कि नहीं जीते, क्योंकि जो हवाला इन्होंने दिया वो बहुत ही पुख्ता जानकारी है। इसके आधार पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ऊपर जो टैक्स की देनदारी बन रही है वो काफी हद तक बचती हुई दिखेगी। मुंबई से एक दूसरे कॉलर हमारे साथ हैं डी कार्निक जी। कार्निक जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या जी गाइड मेरी करूंगा। एक शॉप के बारे में एक लीगल मैटर में पेंडिंग है फॉर 25 ईयर्स। तो अभी एक प्रपोजल आया आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का। ठीक है। अभी उसकी शॉप की सर्कल रेट से वैल्यू 60 lakhs है। ठीक है। और ऑफर भी फॉर 15 lakhs ओनली, 1/4 है जो सर्कल रेट का। तो मुझे ये इनकम टैक्स की भी वरी हो रही, क्योंकि वो नॉर्मली वो तो सर्कल रेट से जाते हैं और एडिशनल टैक्स मुझे देना पड़े वगैरह। तो उसके बारे में गाइडेंस चाहिए था कैसे प्रेजेंटेशन करने का, तो बिल्कुल अननेसेसरीली कैपिटल गेन टैक्स प्रॉब्लम नहीं आए। बिल्कुल, हमारे साथ टैक्स गुरु हैं
कोहली साहब, अभी हम लोग कैपिटल गेन की ही बात कर रहे थे, उसको बचाने के रहस्य बताए इन्होंने। अब आपकी समस्या का भी समाधान करें कोहली साहब। जी हाँ काणिक साहब, देखिए एक हैदराबाद का लक्ष्मण केस था, अरुणा कमूरी, मुझे याद है हैदराबाद का केस है। इतने सारे केस याद कर लेते हैं। अब क्या करें, जब आप सारा दिन इनका जाप करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाते हैं। तो काणिक साहब, इस केस में यही मसला था। तो वहां पर फैसला ये निकल के आया कि जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का मैटर आता है तो इसमें वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी होता है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू करेगा, क्योंकि डिस्प्यूटेड अमाउंट निकल के आ रहा है, तो इसमें 50C जो सेक्शन होता है, जिसका आपको अंदेशा है 50C बिल्कुल लागू होगा, परंतु जो वैल्यू निकाली जाएगी वो वैल्यूएशन ऑफिसर पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अगर डिफरेंस बचता है तो 50C यहां पर अप्लाई किया जाएगा, वरना 50C नहीं अप्लाई होगा। तो मेरी आपको सलाह यह है कि आप इसी लाइंस पर चलें और पहले आप वैल्यूएशन ऑफिसर से इसकी वैल्यू निकलने दें, क्या जो आपको मिला है वो वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से कम है या ज्यादा है, उसके बाद 50C यहां पर लागू किया जाएगा। थोड़ा सा मामला पेचीदा है, पर मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको बिल्कुल सही वैल्यू पता लग जाएगी। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं सरोज वोहरा जी का, जो इन्होंने ईमेल से भेजा है। दरअसल इनकी समस्या ये है कि इन्होंने 31 अक्टूबर 2005 को 9,99,250 रुपये में फ्लैट खरीदा था और 25 फरवरी 2021 को 2005 में खरीदा था और 2021 को इन्होंने 37,50,000 रुपये में इसको बेच दिया। ठीक ठाक प्रॉफिट पे इन्होंने बेचा है। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत जो है इनको 25,67,000 रुपये दिख रही है और कैपिटल गेन 11,83,000 रुपये बनता है, ऐसा इनका मानना है। तो मुझे इस साल ये जानना चाहती हैं कि मुझे इस साल नवंबर के अंत में कितना ब्याज भरना होगा। सरोज जी का ऐसा लग रहा है मामला जैसे कि लक्ष्मण इनसे ये डिक्लेयर करना शायद रह गया, ये इनको डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो आप देखिए, अगर तो आप एज ए बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकती हैं तो आप एज ए बिलेटेड रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा आपके पास विकल्प रहता है, आजकल तो अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी है 139(8)A के अंतर्गत। तो आप या तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करके अपना रिवाइज, अगर असेसमेंट हो चुका है तो फिर तो आप रिवाइज नहीं कर सकते, नहीं तो आप 139(8)A के अंदर 25% अतिरिक्त टैक्स देके, आपको पता होगा जो नया प्रावधान आया जिसके अंतर्गत आप रिटर्न अपनी अपडेट कर सकते हैं, आप उसमें सरोज जी अपनी रिटर्न फाइल करके, क्योंकि आपके सवाल क्योंकि ईमेल से आया है तो ऐसा लग रहा है कि ये डिक्लेयर होने से रह गया है और आप उसकी अब ये त्रुटि की पूर्ति करना चाहते हैं, आप इस गलती को ठीक करना चाहते हैं, तो अपडेटेड रिटर्न 139(8)A के अंदर इसीलिए ये सहूलियत दी। और लक्ष्मण, ये सहूलियत तभी है अगर सरकार को फायदा हो रहा हो, अगर एसएससी को फायदा हो रहा हो तो 139(8)A की सहूलियत उपलब्ध नहीं होती। तो बड़ा नाइंसाफी है तब तो। अब है, ऐसा ही है, जैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तरीका इन्होंने बताया है हमारे टैक्स रूट ने। फिर भी आपको लगता है कि अगर आपको अभी भी उलझन बनी हुई तो हमें लिखिएगा, और ना हो तो अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा अपने सवाल के साथ, तो हम बिल्कुल लाइव आपसे बातचीत करा देंगे हमारे टैक्स गुरु से और आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि मून लाइटिंग से अगर कर रहे हैं कमाई तो कैसे बनेगा आपके ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहाँ से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहाँ पे बाय कर दीजिए, और जहाँ पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहाँ पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं।
नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास, मान लीजिए लोन दे रहे हैं आप, कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में सवाल आए, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है, ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में, जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब यह है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल कई सारे आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों एक मामला बड़े चर्चा में रहा है और अभी भी चर्चा में है, वह है मून लाइटिंग। पहले तो यह मून लाइटिंग करने दिया जाए कि नहीं करने दिया जाए, सही है गलत है, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। जो लोग मून लाइटिंग कर रहे हैं उससे जो कमाई हो रही है, उस पर इनकम टैक्स की देनदारी कैसे बनती है? तो इसमें मैं 3 अलग अलग हालात देख रहा हूँ। पहला हालात तो ये है कि मान लिया जाए एक एम्प्लॉय, किसी एक कंपनी का एम्प्लॉय है, वो दिन भर काम करता है और फिर दूसरी कंपनी के लिए मून लाइटिंग के तौर पे काम कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं कि मैं उस कंपनी के लिए भी काम करता हूँ। तो ऐसे हालात में इनकम टैक्स के प्रावधान क्या कहते हैं? चूँकि दोनों ही एम्प्लॉयर अपने हिसाब से इनकम टैक्स काटेंगे, एग्जम्पशन अपने हिसाब से देंगे। जी हाँ लक्ष्मण, जिस चांद का और चांदनी का जिक्र खाली शायरी में, कविताओं में होता था, हमने सोचा नहीं था कभी कि टैक्स गुरु में आज हम उस चांद चांदनी की बात करेंगे, मून लाइटिंग की। बिल्कुल, आपने दोनों एम्प्लॉयर्स जब बिना एक दूसरे के जाने और वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो क्या होगा? बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख की दोनों ले लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ले लेंगे, जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है वो दोनों ले लेंगे। मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तो 5% लगता है, आपको पता ही है, उसके बाद 10 लगता है, तो वो 20 लगता है, तो वो दोनों ले लेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे हालात में कि तो आपको दोहरा बेनिफिट मिलता है, दोहरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको ऐसे में एक अपनी कंपटीशन बनानी पड़ेगी, और जो दोनों के टैक्स को जोड़ने के बाद जो टैक्स निकल रहा है, लाजमी बात है कि वो कम होगा। तो आपको वो डिफरेंस एडवांस टैक्स की तरह अपने आप एडवांस टैक्स की डेट्स पे जमा कराना पड़ जाएगा, वरना आपके ऊपर ब्याज लगेगा। अब एक हालात ये हो सकता है कि जो एम्प्लॉय मून लाइटिंग कर रहे हैं वो दोनों ही एम्प्लॉयर को बता रहे हैं कि हाँ जी हम आपके लिए काम करें, लेकिन वहाँ भी उनके लिए भी काम करते हैं। तो ऐसे हालात में क्या होगा? जी हाँ, अगर ऐसी ईमानदारी है तो ऐसे में तो फिर जो दूसरा एम्प्लॉयर होगा वो पहले एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए एग्जेम्पशंस, बेसिक एग्जेम्पशन, टैक्स डिडक्शंस को अकाउंट फॉर कर लेगा, और फिर आपका जो फाइनल टैक्स दूसरा वाला काटेगा, यानी बाद में जो काटेगा, वो अपने आप उस सारी एडजस्टमेंट को
कर लेगा, यानी फालतू काटना है, कम काटना है, वो अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। अब तीसरा हालात ये है कि मान लिया किसी के हम एम्प्लॉयर हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयर हैं, वो इनकम टैक्स के हिसाब से एग्जाम्पशन दे रहे हैं, हमारे इनकम टैक्स काट रहे हैं, और दूसरे के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करे, तो वहां भी यही नियम लागू होगा कि नहीं? जी हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम आ रही है या कंसल्टेंसी इनकम आ रही है लक्ष्मण, तो 194C का क्लॉज है, 194J का क्लॉज है कंसल्टेंसी में, C का कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उस हालात में वो आपकी फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मानी जाएगी। तो ऐसे हालात में आपका अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है तो हम जानते हैं कि 30,000 से ऊपर प्रति कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस कटेगा। 194J कंसल्टेंसी है तब तो 10% टीडीएस कट जाता है। तो ऐसे हालात में आपको कुछ खर्चों का बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि आप जो ये अतिरिक्त इनकम कमा रहे हैं इसमें से इंटरनेट के तौर पे या फिर ऑफिस जी बिल्कुल, अपना आप जो आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं उसके खर्चे क्लेम करके प्रॉफिट एंड लॉस बना के उसको आप, तो आपकी दो सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे, एक इनकम फ्रॉम सैलरी, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको फाइल करनी पड़ेगी। तो इनकम बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन जो होगा उसमें टैक्स लिमिट क्या होगा? उसमें टैक्स लिमिट जो 2.5 लाख की एग्जेम्पशन है और 2.5 से 5 लाख का टैक्स है, और वो वही चलेगा जो आपका सैलरी से भर चुका है, उसके बाद से काउंट शुरू किया जाएगा। तो अगर आप मून लाइटिंग कर रहे हैं, आपकी आमदनी हो रही है मून लाइटिंग की वजह से, तो आप इन 3 अलग अलग हालात में किसी एक कैटेगरी में पड़ते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी ठीक इसी तरीके से बनेंगे जैसा कि हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी ने कहा है। तो आप इसका पूरा ध्यान रखिएगा, वरना मून लाइटिंग की वजह से जो कमाई हो रही है सारा पता चला इनकम टैक्स पेनल्टी और ब्याज में आपसे लेता जाएगा, इसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अब फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मुंबई से हमारे साथ अगले कॉलर हैं मदन मोहन जी। मुंबई से इस बार बड़े ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। मदन मोहन जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं आपका CNN से रोज सुनता हूँ, 84 इयर्स का हूँ। बहुत बहुत खुशी हुई कि 84 ईयर के हैं, फिर भी हमारे चैनल को देखते हमारे सवाल का जवाब नहीं देते, आप तो नाराज है हमसे। नहीं बताएं क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि मैं 84 इयर्स का हूँ जी और रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। अच्छा। मेरी एनुअल पेंशन जो है इस साल 14 लाख के करीब है। अच्छा। 14 लाख। हाँ। और मैंने ऑपरेशन कराया था आंखों का, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ मेरी एक आंख खराब होगी, तो अब एक ही आंख काम कर रही है इस वक्त। अच्छा। 97 से। हाँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सुनाई भी कम देता है। अच्छा। तो 1.5 लाख रुपए मैं प्रोविडेंट फंड में जमा करवा रहा हूँ हर साल। ठीक है। इस साल भी करवाया है। ठीक है। तो मैं जानना चाहता था कि मेरे लिए वो दो आपके हैं ना, एक इनका दस्तूर, एक पुराने एक नए, तो दोनों में से कौन सा फायदेमंद रहेगा 1922-23 के फाइनेंशियल ईयर की? बिल्कुल बताएंगे, हमारे टैक्स एक्सपर्ट हैं शरद कोहली जी, बताएंगे आपको। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? जाएगा क्योंकि मैं 84 साल का हूँ, किसी वक्त भी भगवान मुझे बुला सकता है। जी नहीं, हम कामना करें कि आपकी उम्र और लंबी हो, आपको जो भी दिक्कतें वो दिक्कतें भी दूर हो जाएं, और आप ये ना सोचिए कि भगवान कभी भी आपको बुला लेंगे। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, दुनिया देखें आप। बाकी टैक्स की उलझने हम दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। कोहली साहब क्या कहेंगे इनको? जी, पहले तो मदन मोहन साहब हमारे सुपर सीनियर सिटीजन है, आपके चरणों में प्रणाम मैं करता हूँ। ईश्वर आपको लंबी आयु दे। देखिए, ऐसा लग रहा है सुन के मदन मोहन साहब के आपको 80U का एक बेनिफिट जो मिलता है, जिसमें जो 80% डिसेबिलिटी का मिलता है वो 1.25 लाख का मिलता है, और आपने कहा आप PPF भी जमा कराते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए है, तो 80C का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो प्राइमा फेसिया ये देख के लग रहा है कि आपको पुराने टैक्स रेजीम में ज्यादा लाभ मिलने वाला है। पर मदन मोहन साहब, पूरी प्रोफाइलिंग टैक्स की जब की जाती है तब ये पूरी तरह से निर्णय आता है, पर मुझे प्राइमा फेसिया जिसको हम कहते हैं ऊपर से देख के लग रहा है कि आपके लिए पुराना टैक्स रेजीम ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप 80U का बेनिफिट भी ले पाएंगे, 80C का बेनिफिट भी ले पाएंगे, कुछ ब्याज वगैरह आ रहा है तो 80TTB का भी ले पाएंगे। तो आप करके देखिए, और अगर दिक्कत हो हमें दोबारा फोन करिएगा, हमें फिर आपके साथ जुड़कर खुशी होगी। बिल्कुल, कोई दिक्कत हो फिर से लिखिएगा आप हमें, और हम लोग फिर से बात करेंगे और आपकी हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूर करेंगे आपको GST की देनदारी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को लेकर चल रही उलझनों को। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई।
3,300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहां पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया है प्रभा गुप्ता जी का। ये ईमेल के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है और मुझे लगता है शेयर बाजार के निवेशक हैं ये। इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी के सेल पर इन्होंने इस साल 2 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया है और इसे गिफ्ट करना है। अब ये जानना चाहती हैं कि कैसे ये टैक्स बचा सकती हैं या फिर ये जो गिफ्ट करेंगे टैक्स फ्री होगा। देखिए, गिफ्ट अगर आप रिलेटिव्स में कर रहे हैं, इनको मैं उम्मीद करता हूं ये कार्यक्रम को देख रही होंगी, तो आप रिलेटिव सेक्शन 56(2) के अंतर्गत जो रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें हम कई दफे जिक्र करते हैं लक्ष्मण, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, कजन वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें आप गिफ्ट कर रही हैं तो गिफ्ट पर लेने वाले पर, देने वाले पर कोई टैक्स नहीं है। बाकी जो आपने प्रॉफिट कमाया है स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग के जरिए कमाया है, तो इनकम फॉर बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। अगर आप निवेशक की तरह कमाया है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लेंगे। 2 लाख है तो आप 112A के अंतर्गत जो 1 लाख का बेनिफिट इक्विटी पर मिलता है वो आप ले सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ और डिटेल्स दें तो हम और खोल के बता सकते हैं। जितना इन्होंने पूछा है उसमें से तो लक्ष्मण इतनी ही सलाह निकल के आ रही है। तो आप जो ईमेल भेजें उसके हिसाब से तो ये सलाह है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ फैक्ट या डिटेल कुछ और देना चाहती हैं आप, तो आप अपना सवाल भेजिए और कोशिश करिए अपना मोबाइल नंबर दीजिए ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और सीधे टैक्स गुरु आपसे सीधा सवाल पूछेंगे, आपसे और जानकारी लेंगे और आपके सवालों का बहुत ही सटीक जवाब देंगे। तो ये सारे सवाल जो थे और जवाब थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए, और अब बारी है GST से जुड़े सवाल लेने की। GST के तहत चलते हैं अब हरियाणा, जहां से हिसार से चिराग सिंघल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चिराग सिंघल साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरा क्वेश्चन था, मेरी एनुअल इनकम, रेंटल इनकम है बिलो 20 लाख, अराउंड अबाउट 90 लाख, और मेरा इंटरेस्ट इनकम है 4 लाख एनुअल। तो मैं पूछा था, मेरे को 19 लाख जो मेरा रेंटल इनकम है उस पर GST चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चिराग साहब, आपको हम खुशखबरी दे देते हैं। इंटरेस्ट इनकम जो 20 लाख की लिमिट जो आपके दिमाग में घूम रही है ऐसा लग रहा है, वो इंटरेस्ट इनकम उसमें नहीं आती है। 20 लाख से जब तक आप नीचे हैं, आपको पता होगा रूल ये कहता है कि 20 लाख जब आप क्रॉस करते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। क्योंकि अभी आप 19 लाख पे हैं, इंटरेस्ट इनकम को अलग रखिए, उसको GST के लिए कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए खुशखबरी सिंघल साहब कि आपको GST चार्ज करने की बिल्कुल भी फिलहाल जरूरत नहीं है। खुश हो जाइए और कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत फिलहाल नहीं है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपना जब सवाल भेजते हैं तो उसके साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें ताकि हम आपसे संपर्क कर सके, आपके सवालों की बारीकी को समझ सके। और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।
फ्यूचर